metal compound capital A reacts with dilute hydrochloric acid, reacts with dilute hydrochloric acid to produce dilute hydrochloric acid to produce effervescence. Effervescence, full stop, the gas evolved extinguishes a burning candle. The gas evolved extinguishes a burning candle. Full stop. Write a balanced chemical equation for the reaction. Write a balanced chemical equation write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride, one of the compounds formed is if one of the compound formed is calcium chloride. ये क्वेश्चन है। अब जरा आप लोग समझिएगा इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला। सबसे पहले देखिएगा, मेटल कंपाउंड कैपिटल ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक मेटल कंपाउंड है, कोई भी मेटल कंपाउंड है कैपिटल ए, और वो रिएक्ट करता है किसके साथ? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl। वो HCl के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। तो एफरवेसेंस का मतलब क्या होता है? झाग। तो झाग अगर कभी भी किसी भी सॉल्यूशन में अगर झाग प्रोड्यूस हो रहे हैं, एफरवेसेंस अगर प्रोड्यूस हो रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। ठीक है, हम ये कहेंगे कि चलिए ठीक है, हमें ये चीज नहीं पता, लेकिन फिर अगला सेंटेंस तो देखो। अगला सेंटेंस है द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। तो हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट क्लास में नोट करा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो जलती हुई चीज को बुझा देती है। वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसने जलती हुई कैंडल को बुझा दिया। उसके बाद ये बोल रहे हैं राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो जो एक कंपाउंड बनता है वो है कैल्शियम क्लोराइड। तो इससे मुझे क्या समझ में आ गया? हम ये जानते हैं कि एसिड्स की जो हमने 8 प्रॉपर्टी देखी है, अगर हम सारी की सारी उन प्रॉपर्टीज को रिकॉल करें तो ये, और मैं कैसे समझ रहा हूँ कि ये एसिड्स का क्वेश्चन है, मुझे ये चीज इस वजह से समझ में आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर जो रिएक्शन करा रहे हैं वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि हमने जो एसिड्स की प्रॉपर्टीज देखी थी वो प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। पहली प्रॉपर्टी ये थी एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। वो प्रॉपर्टी तो यहाँ कुछ अप्लाई होगी, छोड़ो। दूसरी, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, इसका भी कुछ समझ में नहीं आता, इसको भी छोड़ो। थर्ड है एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की तो कुछ बात हो नहीं रही है, छोड़ो उसको भी। चौथा है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। भाई हाइड्रोजन गैस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है जो गैस प्रोड्यूस हो रही है ना, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। तो वो बर्निंग कैंडल तो इस बर्निंग जलती हुई चीज को बुझाने का काम तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन वाला नहीं है। तो चौथी प्रॉपर्टी है उसको भी छोड़ो आप। फिर जो पांचवी प्रॉपर्टी थी वो थी एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी में ये दे रखा है कि एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो बोल रहे हैं
कि write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride। तो मुझे ये मालूम है कि एक तो HCl है और इधर जो कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि वो जो गैस है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यहाँ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अकेला बनता नहीं, साथ में वाटर जरूर आता है। याद आ गया ना, पांचवी प्रॉपर्टी सभी बच्चों को बताइए। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर प्रोड्यूस होता ही है। वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, इधर डाइल्यूट HCl दे रखा था, तो मेटल कंपाउंड ए क्या हो गया? मेटल कंपाउंड क्या हो जाएगा? कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही, वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब इसको आपको बैलेंस करना है, इधर कैल्शियम का एक, इधर कैल्शियम का एक, इधर कार्बन का एक, इधर कार्बन का एक, ऑक्सीजन के इधर तीन, इधर ऑक्सीजन का दो ये और एक ये, ऑक्सीजन के तीन, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन का एक, लेकिन हाइड्रोजन के दो हैं, तो इसके आगे 2 लगा दो। अब यहाँ हाइड्रोजन के दो हो गए, यहाँ हाइड्रोजन के दो, इधर ऑक्सीजन के 3 हैं और इधर भी ऑक्सीजन के 3 है ना? बैलेंस हो गया ये, बैलेंस हो गया। क्लोरीन के भी दो, क्लोरीन के भी दो। बताइए सब बच्चों को क्लियर है इतना? गरिमा, इंदर, इशिता, क्षितिज, बताइए क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। वो आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, वो आपको क्वेश्चन को घुमाकर पूछेंगे। वो पूछ रहे हैं, देख लीजिए, कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, इट प्रोड्यूसेस एफरवेसेंस। तो झाग प्रोड्यूस करने वाली गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और किसी जलती हुई चीज को बुझा देने वाली गैस जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ये करने के बाद में फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला। एक मिनट रुके बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A solution reacts with crushed eggshells. Question number 2. A solution reacts with crushed eggshells. Eggshells आप जानते हैं, अंडे के छिलके। और eggshells का मतलब क्या है? कि ये कोई कंपाउंड दे रखा है आपको, मैंने बताया था, लाइमस्टोन हो, मार्बल हो, चॉक पाउडर हो, eggshells हो, कुछ भी हो, वो कंपाउंड क्या होता है? वो कंपाउंड ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो वो डायरेक्ट ना देकर वो घुमा कर देंगे क्वेश्चन को। A solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns give a gas that turns to give a gas that turns lime water milky, that turns लाइम वाटर मिल्की। ऐसी एक ही गैस होती है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, कौन सी गैस होती है बताएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड। द सॉल्यूशन कंटेन्स द सॉल्यूशन कंटेन्स, फिर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। NaCl, पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है HCl, तीसरा ऑप्शन है LiCl और चौथा ऑप्शन है KCl। तो यहाँ पर इन्होंने हमको क्या पूछा है, आप देखिएगा। इन्होंने पूछा कि अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एगशेल्स, कोई एक सॉल्यूशन है जो क्रश्ड एगशेल्स, अंडे के छिलकों के साथ जो रिएक्ट करता है, तो वो जो क्रश्ड एगशेल्स है उनको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कोई सॉल्यूशन रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद में टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वो एक गैस प्रोड्यूस करता है
जिस गैस से लाइम वाटर जो है वो मिल्की बन जाता है, तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जो इधर बन रहा है वो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो साथ में वाटर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो अब आप ये देख लीजिए कि साथ में कोई ना कोई एसिड होगा। ये जो चार मुझे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें एसिड कौन सा है बताएंगे? HCl। HCl एसिड है। तो इसका मतलब वो पूछ रहे हैं ना द सॉल्यूशन कंटेन्स, तो सॉल्यूशन में HCl होगा और ये बन जाएगा CaCl2। मतलब ये यही वाली इक्वेशन बन गई हमारी सेम टू सेम। अब आप इसको बैलेंस चाहे करें चाहे मत करें तो आपकी मर्जी है, क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है द सॉल्यूशन कंटेन्स व्हाट, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में HCl ही तो है। जब कोई भी क्रश्ड एगशेल की बात हो रही है तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मेटल का कार्बोनेट, और मेटल कार्बोनेट हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करके ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सभी को क्लियर? सभी को क्लियर है? यस ठीक सर। है। और आप इसमें ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में भी क्या प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में भी आप ये देख लीजिए कि उन्होंने डायरेक्टली आपको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बोला, उन्होंने डायरेक्टली आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोला। कैल्शियम कार्बोनेट की जगह वो बोल रहे हैं क्रश्ड एगशेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वो बोल रहे हैं कि अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये देखिएगा कि केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, तो आप अपने नोट्स जो मैं आपको बनवा रहा हूँ वो पूरे ढंग से लर्न करके चलिए। क्वेश्चन को हमेशा घुमाकर ही पूछेंगे आपसे, लेकिन जितने भी आपको रिएक्शंस बताए हैं उन्हीं रिएक्शन में से होगा क्वेश्चन, ये पक्का है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी और लखवीर सिंह में से कोई चीज छोड़ी नहीं है नोट्स बनाने में। ठीक है, अगला जो है टॉपिक को नोट करें, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ऐसा क्या होता है सभी एसिड्स में जो कॉमनली पाया जाता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको देखकर ही मैं बता देता हूँ कि ये जो कंपाउंड है, ये जो सॉल्यूशन है, ये हमारे पास एसिड है। तो एसिड में क्या चीज है जो कॉमनली मिलती है, सभी एसिड्स में मिलती है, वो देखते हैं। अब ये कहेंगे ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, नोट करें। बेसिकली ये टॉपिक है, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने आपको लिखवाया है। आप लिखें ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड्स इज सच दैट the hydrogen present in acids is such that when acid is dissolved in water, is such that when acid is dissolved in water, the hydrogen present in acids is such that when acid is dissolved in water, when acid is dissolved in water, it separates out as positively charged hydrogen ions. It separates out as positively charged H plus ions, positively charged H plus ions. ठीक है, and enters the positively charged H plus ions, बस इतना लिख दीजिए, पॉजिटिवली चार्ज H प्लस आयंस। एक तो ये लिखना है और फिर इसकी एक इक्वेशन आपको बनाकर दिखा देनी है। हमसे ये सवाल पूछा जाता है
एसिड्स में पूछा जाता है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। दूसरा हमसे ये पूछा जाता है व्हाट डू ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। ये सारे एसिड्स में क्या चीज कॉमनली पाई जाती है, सारे बेसिस में क्या चीज कॉमनली पाई जाती है। तो एसिड में कभी भी हम किसी भी एसिड को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक, तो जब हम किसी भी एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसके आयंस अलग हो जाते हैं। एसिड में से हमेशा H प्लस आयंस निकलते ही निकलते हैं, ठीक है। तो अब आप ये नोट करेंगे, एक इक्वेशन नोट करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास HCl है। HCl क्या हो गया, एसिड है। अब इस एसिड को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो एरो के ऊपर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तो हमारे पास जो एसिड है HCl, उसको मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो इसके जो आयंस है ना वो टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये H प्लस एक्वस आयन अलग हो गया और ये Cl माइनस एक्वस आयन अलग हो गया। तो ये दोनों आयंस जो हैं ये टूटकर अलग अलग हो गए, समझ गए। तो क्या होता है कि ये एक खास प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को पानी में मिला देना, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। किसी भी चीज में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। समझ गए। किसी भी चीज पर सनलाइट ड्रॉप करवाना, दिस थिंग इज नोन एज फोटोलिसिस, ठीक, या फोटोसिंथेसिस। तो आप ये देखिएगा कि जितनी भी चीजें हमारे पास हैं उनमें अगर मान लीजिए मैं पानी में डिसॉल्व करूं और पानी में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयंस अलग हो जाए टूट कर, तो आप समझ लीजिए कि वो एसिड है। ये चीज कॉमनली पाई जाती है एसिड्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर एक नोट करके इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, एक जो और चीज इसमें पूछी जाती है वो लिखेंगे। मैं इधर लिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयंस इन सॉल्यूशन। नोट करके लिखना है, एसिड्स के केस में लिखेंगे हम H plus ions H plus ions do not exist as H plus ions in solution. H plus ions ना लिखकर हाइड्रोजन आयंस लिखना बेटा, हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस दो तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, ये दिखाई दे रहा है ऊपर, नहीं, ऊपर मैंने हाइड्रोजन लिखा हुआ है। आप यहाँ नोट करके लिखें, hydrogen ions do not exist as H plus ions in solutions. Comma, they attach themselves to the polar water molecules. They attach themselves to the polar water molecules. They attach themselves to the polar water molecules to form hydronium ions. To form HYDRO, ये आप लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोनियम, टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। और इसको आप ब्रैकेट में लिखिए बेटा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयंस। क्या होता है कि आपसे एक सवाल ये पूछा जाता है कि सभी एसिड्स में कॉमन क्या चीज है। हम ये कहते हैं कि जब सभी के सभी एसिड्स को या किसी भी एसिड को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करता हूँ, यानी कि हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो उसके आयंस टूट जाते हैं और H प्लस आयन मुझे टूटकर अलग मिलता है।
फिर हम ये कहते हैं कि जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अब H प्लस आयन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है ना, वो हाइड्रोलिसिस हमने करा एसिड का, तो वो क्या करता है, H प्लस आयन जो है वो खुद को वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा, यानी कि जिस टेस्ट ट्यूब में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं उसमें पानी तो मौजूद है, तो वो जो H प्लस आयन टूटकर अलग हुआ है ना एसिड में से, वो H प्लस आयन वाटर के साथ में जुड़ जाता है, और वाटर के साथ में जुड़कर वो एक नए तरीके का आयन बनाता है, वो आयन होता है H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयंस। तो इसी क्वेश्चन के साथ में एक चीज ये पूछी पूछी जाती है, इसी क्वेश्चन के साथ में एक चीज ये पूछी जाती है, ये जो मैंने पोर्शन लिखा है ना, ये जो नोट बनाया है, इसमें आप क्वेश्चन, ये जो चीज है ये क्या आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाती है, ऐसे पूछा जाता है कि हाउ डू H plus ions exist in solutions। ठीक है, आपसे ये भी कहा जाता है कि जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड का, तो आपके पास हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं, तो क्या वो H प्लस आयन की फॉर्म में मिलते हैं, तो आप ये कहेंगे कि यस, इनिशियली दे एग्जिस्ट एज H प्लस आयंस, but later on they attach themselves to the polar water molecule to form hydronium ion H3O plus। तो ये आप पूरा का पूरा मेंशन करेंगे तब मार्क्स फुल मिलेंगे, समझ में आ गया सबको? ये एक प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोलिसिस की। फिर हम किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हम उसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, वो हाइड्रोजन टूटकर अलग हो जाता है H प्लस आयन। ठीक है, और H प्लस आयन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जब हाइड्रोलिसिस करा जाता है तो वाटर तो टेस्ट ट्यूब में मौजूद था ही, तो वो उस वाटर के साथ में खुद को अटैच कर लेता है, और अटैच करके एक नए तरीके का हाइड्रोजन आयन बनाता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन। तो ये इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन में, आप सिर्फ इतना लिखकर छोड़ देंगे तो ये सफिशिएंटली मार्क स्कोर नहीं कर पाओगे आप इसमें, तो उसके बाद आपको ये और मेंशन करना पड़ेगा। सभी को क्लियर है, इतना बताइए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। उसके बाद अगला अगला है दस अ कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स, यहां लिख रहा हूं, दस अ कॉमन थिंग thus a common thing in all the acids thus a common thing in all the acids is that they produce hydrogen ions। They produce hydrogen ions और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं H प्लस, और ब्रैकेट में चाहे तो एक्वस लिख देना। AQ का मतलब होता है एक्वस, एनीथिंग विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, उस चीज को हम एक्वस बोल देते हैं, जिस चीज में भी वाटर मौजूद होता है उसको हम एक्वस बोल देते हैं। तो H प्लस ions, they produce H plus ions when dissolved in water, when dissolved in water। और फिर जो हमारे कॉमनली यूज्ड एसिड्स हैं, उन सभी एसिड्स का आप एग्जांपल ले लीजिए। तो एक एग्जांपल आप लो, एग्जांपल के तौर पर आप लिखेंगे HCl, HCl, और फिर आगे आप एरो बनाकर उस पर हाइड्रोलिसिस लिख सकते हो, या फिर अगर ये ना लिखना चाहो तो HCl के आगे AQ लिख देना। AQ का मतलब ही ये है कि हमने इसको पानी में घोल रखा है। ठीक है, तो HCl का क्या हो गया, ये HCl का एक्वा सॉल्यूशन हो गया। तो HCl के आगे AQ लिखकर एरो बना दो और लिख दीजिए, एक तो बन गया H प्लस एक्वस आयन, और एक बन गया Cl माइनस एक्वस आयन। ये तो HCl का केस हुआ, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी देखा था। दूसरा एग्जांपल देखो H2SO4 का, H2SO4 के आगे भी एक्वस लिख दो, ये क्या बन जाएगा, ये भी H प्लस एक्वस आयन प्लस
SO4 2 माइनस, ये भी एक्वस आयन, और फिर बैलेंस करेंगे तो इधर हाइड्रोजन का 2 है, इधर हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा तो बस ये बैलेंसिंग होगी। बैलेंसिंग तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, ये करने के बाद में हमारा एक एसिड और रह गया, वो कैसे पीछे रह जाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का इधर लिख रहा हूँ बेटा, देखिएगा यहाँ पर नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोलिसिस लिखो या आगे एक्वस लिखो, एक ही बात है कि पानी में घुला हुआ है ये। तो H प्लस एक्वस हो गया और प्लस NO3 माइनस एक्वस, ये नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1 माइनस, तो 1 है तो 1 को लिखा नहीं जाता, बस माइनस लिख देते हैं, तो उसी से वो क्लियर है कि 1 वैलेंसी है इसकी, 1 माइनस है। ठीक, इसके बाद हम ये कहते हैं कि चलिए जी एक एसिड और ले लेते हैं, हालांकि वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा होता है एसिटिक एसिड, विनेगर जिससे बनता है CH3COOH। इसका एक्वा सॉल्यूशन जब प्रिपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस, इसमें एनायन पहले बनाते थे, ये भी एक्वस और साथ में H प्लस, ये एक्वस। तो सबसे मेन जो चीज है वो ये है कि जो हमारा जो भी एसिड्स हैं, वो सारे के सारे एसिड्स जो हैं वो जब भी उनको पानी में डिसॉल्व करा जाता है तो उनकी ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो एकदम से H प्लस आयंस जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन H प्लस आयन ज्यादा देर तक रह नहीं पाते क्योंकि पानी होता है उसमें टेस्ट ट्यूब में, तो वो जो H प्लस आयन है वो पानी के साथ घुल जाते हैं और पानी में घुल के एक नया तरीके का हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, उसको बोलते हैं H3O प्लस आयन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एसिड के जो एक्वस सॉल्यूशन है क्या उसमें H प्लस आयन एग्जिस्ट करते हैं, तो आप ये कहेंगे कि H प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते, एग्जिस्ट मतलब ज्यादा देर तक नहीं रह पाते। वो जो H प्लस आयन है वो तुरंत वाटर के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। बताइए, ये क्लियर है सब बच्चों को? Yes. ठीक है, सक्षम क्लियर है? यस सर। युग बताइए, युग क्लियर है? युग, विदिशा, विदिशा और युग यस सर। क्लियर है? पावनी, प्राजक्ता, Yes, sir. न्यासा, Yes, sir. न्यासा क्लियर है? इशिता, Yes, sir. ओके यस सर। ओके। चलिए जी, बस 1 मिनट रुकिए, मैं जरा पानी पी रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। 2 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स बताऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में बने हैं पहले, इसीलिए इसको डिस्कस भी करेंगे। बस 1 मिनट वेट करें।
चलिए अब ये सारा मिटा रहा हूँ और एक एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगा, वो आपको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको नोट्स भेजूंगा, अपने नोट्स में आप उसको प्रॉपरली बना लेना। पहले सिर्फ आप उस चीज को समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। दो एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमेशा 5 नंबर का बनता है केमिस्ट्री में। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रखा होगा, प्रॉपर डायग्राम दे रखा होगा, उस डायग्राम की हेल्प से या इक्वेशन की हेल्प से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मैं ये बता रहा हूँ पूरा। तो ये एसिड्स का लास्ट पोर्शन चल रहा है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बेसिस करेंगे स्टार्ट। लेकिन पहले मैं आपको दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स बताना चाहता हूँ। आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए हम किसी भी एसिड की बात करें, हमें पहले से पता है कि ये एसिड है, कोई दूसरा एसिड है, कोई तीसरा एसिड है, मान लीजिए 3-4 एसिड हमें दे रखे हैं। तो हम ये देखें कि उन एसिड्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या बनेगी। तो उन एसिड्स में कॉमन प्रॉपर्टी ये बनेगी कि जब हम उनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर जो एसिड है वो H प्लस आयन लिबरेट करेगा, वो H प्लस आयन जनरेट करेगा। ठीक है। तो हम क्या इससे ये अंदाजा लगा लें कि दुनिया के जितने भी कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन है वो सारे एसिड होते हैं? ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो वाटर में भी मौजूद है H2O में। तो क्या वाटर एसिड हो गया? नहीं, वाटर तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो यही चीज आपको बतानी है कि ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है वो सब एसिड नहीं होते। तो नेक्स्ट आप नोट नहीं करेंगे, बस समझते चलिए। ऑल द कंपाउंड्स all the compounds containing hydrogen all the compounds containing hydrogen are not acids। ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन होता है वो सबके सब एसिड नहीं होते। जरा इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताएं। देखिएगा, हमने क्या करा, हमने ना दो बड़े बड़े कंटेनर ले लिए और एक कंटेनर में मैंने क्या करा, एक कंटेनर के अंदर तो मैंने HCl भर दिया, डाइल्यूट HCl, यानी कि वो वाला HCl जिसमें थोड़ा सा पानी पानी जिसके अंदर जिसको पानी में हमने मिला रखा है। और एक मैंने सॉल्यूशन ले लिया, उसमें मैंने ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया। एक में ले लिया एसिड का सॉल्यूशन और एक में ले लिया ग्लूकोज का सॉल्यूशन। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है। क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूले में तो H आता ही है। तो हमने ये कहा कि भाई दोनों में ही हाइड्रोजन आता है, दोनों में हाइड्रोजन आता है, तो क्या दोनों एसिड हो गए? हम ये कहेंगे कि नहीं, ग्लूकोज तो एसिड नहीं है। ग्लूकोज अगर एसिड होता तो मैं उसको पी कैसे पाता? तो हम ये कह रहे हैं कि अच्छा चलिए इसको आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करिए। तो हमने दो कंटेनर ले लिए। एक कंटेनर ये है, ये एक्सपेरिमेंट आपको मेरे नोट्स में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ मिलेगा। आप वहां से जहां तक मैंने आज आपको कराया उसके आगे कंटिन्यू करके ना, और वहां फिर आप नोट्स में से नोट कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, तो अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करा कि एक ये कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर नीचे यहाँ पर एक रबर का ब्लॉक, जिसको रबर कॉर्क बोल देते हैं, वो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया ऐसे। ठीक है, एक कंटेनर और ले लिया, इस कंटेनर में भी हमने रबर का ब्लॉक फिक्स कर दिया यहाँ पर। फिर मैंने क्या करा, मैंने 4 कील ले ली। नेल्स होती है ना, आयरन नेल्स, लोहे की कीलें, वो मैंने 4 ले ली।
दो तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं, दो नेल्स को मैंने यहाँ लगा दी, एक इधर और एक इधर पास पास, लेकिन जुड़ी हुई नहीं है, गैप है दोनों के बीच में। और एक नेल, दो नेल मैंने यहाँ लगा दी, एक इधर और एक इधर। इसी तरीके से दोनों नेल्स से मैंने क्या करा, दोनों नेल्स में से मैंने दो वायर्स कनेक्ट कर दिए। तो एक वायर इधर कनेक्ट करा और इस वायर को कनेक्ट कर दिया मैंने एक बैटरी से, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। दूसरा वायर इधर कनेक्ट करा और फिर बेटा मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया एक बल्ब। ये बल्ब का सिंबल होता है, मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। वही सेम काम मैं यहाँ पर करूंगा कि मैंने यहाँ से एक वायर निकाला और ये वायर मैंने एक बैटरी में कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। एक वायर मैंने इसमें अटैच करा था, यहाँ से एक वायर निकाला और इस वायर को मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। इधर एक बल्ब में, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसे करके हमने एक ब्रैकेट बना देते हैं, ब्रैकेट के बीच में डॉट लगा देते हैं। बेटा ये होती है की। की का मतलब स्विच होता है, ये सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच होता है। जैसे हमारे घर में होता है ना, फैन है या ट्यूबलाइट है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होता है, तो उसको की बोल देते हैं, फिजिक्स की टर्म्स में की बोल देते हैं उसको। ये वोल्टेज के लिए बैटरी लगा दी इधर और हमने इस तरीके से कर दिया। अब क्या करा कि जो नेल्स है ना, नेल की हाइट से ऊपर नहीं जाएंगे। वायर जो है, वायर यहाँ पर कनेक्टेड है ना। और ये जो वायर है, इन वायर्स की हाइट के नीचे तक आपने यहां तक इसमें आपने भर दिया HCl सॉल्यूशन। आपने HCl यानी कि क्या हो गया, एक एसिड। आपने एक एसिड का सॉल्यूशन यहाँ पर भर दिया। सेम काम आप यहाँ पर करोगे। यहाँ पर बेटा आप भर देंगे ग्लूकोज का सॉल्यूशन। ग्लूकोज का सॉल्यूशन ये है रबर कॉर्क। ऐसे ही ये भी रबर कॉर्क। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, दोनों ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिल्कुल सेम है। बस एक में मैंने HCl सॉल्यूशन भर दिया और एक में मैंने ग्लूकोज का सॉल्यूशन भर दिया। ये करने के बाद में अब आप ये देखिएगा कि मैंने यहाँ से जैसे ही स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करते ही क्या होगा कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा और यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जैसे ही आएगा तो वो जो वायर है वो यहाँ इस नेल से कनेक्टेड है ना, इस लोहे की कील से कनेक्टेड है। फिर ये लोहे की कील इस लोहे की कील से कनेक्टेड अगर होती तो फिर ये सर्किट कंप्लीट हो जाता और बल्ब ग्लो करने लगता। लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और आपस में जो ये कनेक्टेड है, ये दोनों कॉमनली रबर कॉर्क में कनेक्टेड है। तो रबर तो वैसे भी इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो भी कंडक्ट नहीं कर सकता, तो बल्ब जलेगा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि बल्ब जो है वो जल जाता है, बल्ब ऑन हो जाता है।
तो ये बल्ब ऑन कैसे हुआ? ये बल्ब इस वजह से ऑन हुआ क्योंकि इन दोनों, ये जो दोनों कील है, इन दोनों के बीच में कॉमन कनेक्शन, एक तो ये रबर कॉर्क है, तो रबर तो इंसुलेटर है, लेकिन दूसरा कॉमन कनेक्शन इन दोनों के बीच में ये है कि ये लिक्विड सॉल्यूशन भरा हुआ है इन दोनों नेल्स के बीच में। और लिक्विड सॉल्यूशन क्या है? HCl है। और हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई ये बल्ब हमारा ग्लो करने लगा। सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, तो एक तो ये हो गया। फिर हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर भी वही कि हमने स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करते ही करंट ने फ्लो करना शुरू करा, तो करंट यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद में इन दोनों कीलों में, इन दोनों नेल्स में जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है? कि ये दोनों के दोनों इस रबर कॉर्ड से कनेक्टेड है। रबर कॉर्ड तो इंसुलेटर है, तो इसका मतलब ये दोनों कील आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती, और कनेक्शन नहीं है। फिर मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? इन दोनों के बीच में ग्लूकोज सॉल्यूशन भी कॉमन है, उसके बावजूद भी ये बल्ब ग्लो नहीं करता। बल्ब डजंट ग्लोज, ये नहीं ऑन होता है। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर तो HCl सॉल्यूशन था और यहाँ पर था बेटा C6H12O6 जो कि ग्लूकोज सॉल्यूशन होता है, C6H12O6। तो यहाँ पर भी देख लीजिए ना, हाइड्रोजन के 12 एटम है, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन के इतने आयंस लिबरेट हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। क्यों? क्योंकि वो अगर एसिड होता तो एसिड की तो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, तो बल्ब जल जाता, लेकिन बल्ब नहीं जला। बताइए सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। अब अगला इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेटा अगला है इसमें, acids do not show acidic behavior in the absence of water। एसिड्स जो हैं वो पानी की एब्सेंस में अपना असली रंग नहीं दिखाते। अपना असली रंग मतलब अपना जो है एसिडिक बिहेवियर, वो पानी की एब्सेंस में शो नहीं करते। पानी की जरूरत उनको पड़ती है, पानी की प्रेजेंस में ही एक एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो देखो कैसे, मैं ये मिटा रहा हूँ, इसका पूरा डायग्राम और पूरा स्टेप बाय स्टेप जो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है वो मैंने नोट्स में दे रखा है, आपको रात में भेज दूंगा। आप अपने नोट्स में आगे उसको एड ऑन कर लेना। एसिड्स do not show acidic behavior in the absence of water। एसिड्स जो है वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब तक देखिएगा कि इसको किस तरीके से देखेंगे हम। हमने ये कहा कि हमारे पास एक इधर टेस्ट ट्यूब ले ली, एक ही टेस्ट ट्यूब ली मैंने, और यहाँ पर मैंने नीचे ना नाम डाल रखा है। उसको डार्क करके इसको हम बोलेंगे ये है सॉलिड NaCl। ठीक है, हमने सॉलिड NaCl मतलब नमक डाल रखा है यहाँ पर। और फिर मैं दूसरी टेस्ट ट्यूब लेकर आता हूँ।
और इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में था बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि इसमें पानी की मात्रा ना के बराबर है ही नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड है ना, डाइल्यूट होता है तो डाइल्यूट में वाटर होता है। अब ये सॉलिड NaCl के साथ मिक्स हो गया, तो हम ये जानते हैं कि H2SO4 प्लस NaCl, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि यहां से जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन जो है ये तो जुड़ जाएगा Cl के साथ, और ये जो Na है ये SO4 के साथ, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा Na2SO4 प्लस HCl। तो HCl गैस लिबरेट होगी यहाँ से। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर दूसरी एक टेस्ट ट्यूब बनाई, है तो यही चीज, लेकिन मैं इसको इधर समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि अब मैंने जब इनका दोनों का रिएक्शन हो गया, मतलब जब Na2 जो NaCl है यानी कि नमक जो है, जब नमक में ये मिक्स हो गया NaCl, तो मिक्स होने पर क्या बन गया Na2SO4 और HCl। तो अब क्या होगा, Na2SO4 तो यहाँ पड़ा रह जाएगा इधर नीचे, Na2SO4 ये तो यहाँ पड़ा रह जाएगा, और मैंने इसके ऊपर एक रबर की कॉर्क लगा दी ताकि गैस जो है वो ज्यादा वो उधर ही लिबरेट हो जहां पर मैं चाहता हूँ। तो और एक ऐसे मैंने ट्यूब छोड़ दी यहाँ पर, तो जो गैस लिबरेट हो रही है वो हो रही है बेटा HCl। HCl गैस लिबरेट हो रही है, यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ HCl गैस। और अब मैं क्या करता हूँ, अब जो HCl गैस है मैं जानता हूँ कि HCl गैस ही लिबरेट होगी। अब जो HCl गैस है वो तो एक एसिडिक गैस हो गई ना, तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पर एक लगा दिया ब्लू लिटमस पेपर। आपने ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पर लगा दिया और क्या ऑब्जर्व करा, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, आपने ब्लू लिटमस पेपर लगाया तो हमने कहा ये तो गलत हो गया, ये तो एसिड है ही नहीं, इसका मतलब HCl। या फिर हमें ये गलत पढ़ाया गया था कि लिटमस ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। फिर दूसरा कुछ थोड़ा सा चेंज करके देखा हमने, क्या, फिर से बनाता हूँ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में नीचे तो यही है सॉलिड NaCl, वो सॉलिड Na2SO4, सॉरी तो Na2SO4 लिख दो बस। फिर से रबर का कॉर्क लगा दिया यहाँ पर बिल्कुल टाइट, और इसमें से एक टेस्ट ट्यूब को निकाला बाहर। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाला। अब टेस्ट ट्यूब में से जो है वो HCl गैस निकलेगी, HCl गैस निकली। अब की मैंने क्या करा है, ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ना इसको थोड़ा सा गीला कर दिया, इसको थोड़ा सा हमने गीला कर दिया। यहाँ लिखेंगे ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, और बेटा यहाँ लिख रहा हूं मैं वेट ब्लू लिटमस पेपर changes its color to red। तो यहाँ से जो ये HCl गैस निकली, HCl गैस हमने ये कहा कि HCl गैस वैसे तो ब्लू को वो चेंज ही नहीं कर रही थी जब ड्राई ब्लू लिटमस पेपर था, और जैसे ही आपने ब्लू लिटमस पेपर को हल्का सा गीला कर दिया यानी कि अब वाटर की प्रेजेंस आ गई उसमें। अब जो ये रिएक्शन है इस रिएक्शन में वाटर भी इंक्लूड हो गया, तो जैसे ही वाटर प्रेजेंट हो गया तो जब HCl गैस इस पर गिरेगी ब्लू लिटमस पेपर पर, तो वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी, और जैसे ही वो वाटर के साथ मिक्स होगी तो तुरंत वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगी, यानी कि
ब्लू लिटमस पेपर जो है वो तुरंत रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एसिड्स डू नॉट शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं है तो एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। बताइए जी, सब बच्चों को क्लियर है इतना? यस सर। सभी को इतना क्लियर है? मैं यहाँ तक के आपको नोट्स भेजूंगा, तो अपने जो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का जो आपका जो नोट्स है वो आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। और थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मैं आपके टेस्ट शुरू करूंगा, तो आप लोग जितने भी हमने चैप्टर पढ़ाए हैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो। पहला टेस्ट आपका मैथ्स का होगा, तो आप तैयार रहना। ठीक है, चलिए जी फिर। ओके Thank you, sir. ओके।